मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया, जिसे देश की राष्ट्रपति सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संबोधित भी किया गया। इतना सब कुछ क्यों हुआ? इतना सब कुछ इसलिए हुआ कि आज से 75 साल पहले हमारे देश के पुरोधाओं ने 2 साल से ज्यादा की मेहनत के साथ में एक पुस्तक को आकार दिया था, जिसको हम संविधान के तौर पर जानते, मानते और पहचानते हैं। वो संविधान आज ही के दिन तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 वो ऐतिहासिक दिन था जब यह संविधान 2 साल 11 दिन की मेहनत के बाद में तैयार होकर अस्तित्व में आया था। तो 2 साल 11 महीने की तैयारी के साथ में जब ये संविधान अस्तित्व में आया, तो उसको अमल में लाए हुए अब 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो 2 महीने का इंतजार रहा था, वो इंतजार का भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये थी कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर यह संकल्प लिया था पूर्ण स्वराज का, और उसके तहत 17 साल तक इस देश में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाया करते थे। विधिवत हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उसको अब हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो जब संविधान तैयार हो गया तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार करना उचित समझा, ताकि वो ऐतिहासिक दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रहे। इसलिए गणतंत्र दिवस के तौर पर हम 26 जनवरी 1950 को याद रखते हैं। पर जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अस्तित्व में आई, तो 2015 में यह फैसला लिया गया कि हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाएंगे। वो संविधान दिवस आज बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो संविधान बचाओ था। विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने इस प्रकार के वातावरण निर्मित देश में किया कि संविधान खतरे में है, और यह वातावरण निर्मित होने में बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने निभाई, जिन्होंने 400 सीटों के लक्ष्य को इस रूप में बताया कि हमें कुछ बड़े फैसले लेने, संविधान में बड़े बदलाव करने, इसलिए यह संख्या बल बड़ा जरूरी है। तो कुल मिलाकर ऐसे माहौल के बीच में आज का संविधान दिवस भी अछूता नहीं रहा। संसद भवन में सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता साथ जरूर दिखाई दिए, और उनके सुर देश में अलग अलग सुर भूमिका में है। अपनी पार्टी के ही कार्यक्रम में इस बात पर नाराज रहे कि उनका माइक 6 मिनट के लिए बंद रहा। वो तो अच्छी बात थी कि वो कांग्रेस का कार्यक्रम, तो कांग्रेस के कार्यक्रम में 6 मिनट माइक बंद रहा। अगर इस संसद भवन के कार्यक्रम में 6 मिनट माइक बंद रह जाता, तो पता नहीं कौन सी साजिश के हिस्से के तौर पर आज का संविधान दिवस चर्चाओं में आ जाता। पर हम समझने की कोशिश करेंगे, जिस संविधान को हमारे पुरोधाओं ने इतनी मेहनत के साथ तैयार करके अंगीकार किया था, वो संविधान इस देश की उम्मीद, आकांक्षाओं को पूरा करने में 75 साल में कितना सफल रहा। समझने की जरूरत इस बात को लेकर भी है कि संविधान में वक्त के साथ जो बदलाव हुए हैं वो इस देश की जरूरतों के लिहाज से कितने सही साबित हुए हैं, और आने वाले समय में इस संविधान के साथ हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। एक बौद्धिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ इस समय 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन जरूरी है हम जाने आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र इस संविधान के संदर्भ में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लेकर कहा था कि हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, एक साथ लाने में मदद करे, अर्थात देश एकजुट हो। ये इस संविधान की मूल भावना थी। 75 साल बाद ये सवाल हमारे बीच में खड़ा हुआ है, क्या हम एकजुट हैं या इस संविधान के आधार पर ही हम बंटने की तैयारी में? सवाल महत्वपूर्ण है, जहन में रखिएगा और इसके साथ मेरी चर्चा में आगे बढ़िएगा। हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए
मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के कुशाग्र प्रवक्ता हैं, मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, पूर्व पत्रकार रहे हुए हैं, वो हमारे साथ में कपिल साखला जी हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं, कपिल साखला जी हमारी पहली पसंद होते हैं। जाने माने विधिवेत्ता है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ के तौर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान दास इसरानी जी भी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी होंगे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करते हैं और वीरेंद्र सिंह चौहान जी से समझने की कोशिश करते हैं आज के संविधान दिवस और संविधान दिवस के मौके पर आशंकाएं। राहुल गांधी आज भी बोल रहे थे, क्या हुआ 75 साल में दलित, पिछड़ा और आदिवासी कुल जमा ये संख्या 90% है। इन 90% लोगों को जगह नहीं है फैसले लेने के संदर्भ में। वीरेंद्र सिंह चौहान जी कितना इत्तेफाक रखते हैं इस दर्द के संदर्भ में और इस सत्य के संदर्भ में तथाकथित। राहुल गांधी कभी कभी यूं लगता है कि बड़े इनोसेंट हैं। राहुल गांधी कभी कभी लगता है कि हरियाणवी में कह दिया करते हैं बावड़े हैं। वो जब कुछ कहते हैं तो अक्सर खुद पर प्रहार कर बैठते हैं। वो अपने मुख से शब्द निकालते हैं डॉक्टर हिमांशु पर हमला करने के लिए, वीरेंद्र सिंह चौहान पर हमला करने के लिए, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पर मिसाइल दागने के लिए। लेकिन अक्सर उनके द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे सवाल जो उनको लिख करके किसी अंकल सैम ने, या वो अनुराग जी ने कहा था संसद में अंकल सोरोस के लिखे हुए होते हैं, कि वो उन पर पलट कर पड़ जाते हैं। राहुल गांधी से कोई भी सहजता से इस टिप्पणी के प्रत्युत्तर में डॉक्टर हिमांशु जी पूछ सकता है ना कि राहुल भाई, संविधान बनने के तत्काल बाद जो पहली सरकार बनी, संविधान जब बन रहा था, जो सरकार चला रहे थे, और स्वाधीनता से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल अगर निकाल दें आप, तो देश में अधिक समय, काफी ज्यादा समय तक सरकार आप चला रहे थे। यानी राहुल गांधी के पिताश्री, उनकी दादी श्री, पंडित नेहरू, ये सब सरकार चलाने वाले लोग थे। तो अगर इस देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया में राहुल गांधी को शिखर पर आदिवासियों की संख्या कम दिखाई देती है, अनुसूचित जाति के मित्रों की संख्या कम दिखाई देती है, तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार, अधिक दायित्ववान और बड़े अपराधी कांग्रेस के शासन के मुखिया या कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी के पूर्वज हैं। देश में पिछड़ों के आरक्षण का सदन के भीतर, संसद के भीतर आधिकारिक रूप से अपने वक्तव्य में विरोध करने वाले कौन थे? वे राहुल जी के पिताश्री थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो या दूसरी ऐसी रिपोर्ट जो देश के पिछड़ों को, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए संविधान में रास्ता करने की बात करती थी, उन रिपोर्ट्स पर बरसों तक कुंडली मारकर बैठी रही तो कांग्रेस की सरकारें बैठी रही। वो काम समय पर हो गया होता, इन समाजों के पिछड़े वर्गों के लोग वो आगे बढ़े होते, अधिक संख्या में आगे बढ़े होते, और राहुल गांधी को ये सब कहना नहीं पड़ता। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, राहुल डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगा, पिता के दोषों के लिए पुत्र को कब तक कोसेंगे आप? अगर आपकी यही दलील है कि देखो राजीव गांधी ने ऐसा किया था, वो इंदिरा गांधी जी भी ऐसा की थी, वो नेहरू जी भी ऐसा कर गए थे, छोड़िए ना, वर्तमान पे बात करते हैं। राहुल गांधी इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण की सीमा है ना 50%, इसको लांघना जरूरी हो गया है देश के लिए। और वो ये भी बताने लगे हैं कि देखो जाति आधारित जनगणना बड़ा जरूरी हो गया है, इसलिए क्योंकि वंचितों को उनकी आबादी के मुताबिक अब तक हक नहीं मिला है, पर अब भी हक ना मिले ये ठीक नहीं है। दो बिंदु उनके द्वारा उठाए जाते हैं। चौहान साहब, आपसे जानना यह है, जो नहीं हो पाया उसे करने के लिए आप हैं। राहुल गांधी के इन दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या महसूस करती है? और संविधान दिवस के मौके पर
वंचितों को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता के तहत आप क्या सोचते हैं? 50% की आरक्षण सीमा को लांघना चाहिए? आबादी ज़्यादा है भाई, और ये पहचानना भी चाहिए। कब तक अंग्रेजों के द्वारा बताई गई जनगणना के आधार पर हम हिस्सेदारी करते रहे? स्वतंत्र रूप से भी तो जान ले कौन कितना है। क्या कहते हैं चौहान साहब? देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं, आप जब ये कहते हैं कि पिता के दोष के लिए पुत्र को कब तक उससे सवाल करते रहेंगे, हमें पिता के दोष, दादा के, नाना के दोष याद कराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाकर और आज की राजनीति का नया छल प्रपंच करने उतरेंगे अगर राहुल गांधी, तो उनको आईना दिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी जब ये कहेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, होगी, खत्म, बस खत्म, जब ये वो नाटक करेंगे सदन के भीतर खड़े होकर के देश के प्रतिपक्ष के नेता, तो उनको याद कराना बनता है कि नहीं कि आपके पूर्वज जो इसी सदन में थे उनका इन जाति वर्गों के प्रति रवैया क्या था, ये बताना बिल्कुल भी गलत नहीं है। उनको अरे बता दिया ना चौहान साहब, अब ये बताओ कराओगे जनगणना? जरूरत महसूस करते हो या आप मानते हो ये गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है? इसमें आओ ना। मैं तो आ रहा हूं ना, वहीं आ रहा हूं। इस विषय पे जनगणना जातीय आधार पर हो न हो, इसका निर्णय सदन करेगा, इसका निर्णय सरकार कर लेगी उचित समय पर। राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं तो राहुल गांधी की बातों का उत्तर हम दे रहे हैं, जहां जहां दिया जाना चाहिए उसी अंदाज में दे रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो खुद पढ़ नहीं रहे हैं। जो राहुल गांधी संविधान की किताब उठा के घूम रहे हैं उसमें उसकी प्रीफेस में क्या लिखा है वो पढ़ नहीं रहे हैं। मैं तो आज केवल इतना सा कहने के लिए आया हूं। हां, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता के बारे में कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब यह कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान की प्रेमबल प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग की भावना है उसके अनुरूप समाज के सब वर्गों के कल्याण, सब वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करती है। उसके लिए जो जो जब जब आवश्यक होगा, जो सदन के भीतर करने का होगा वहां करेंगे, सरकार के स्तर पर करने का होगा। तो बस वीरेंद्र चौहान जी मुझे इतना बताओ, 50% की आरक्षण की सीमा लांघने की जरूरत भाजपा महसूस करती है या नहीं करती? जी चौहान साहब, मैं सुन नहीं पाया आपका प्रश्न, फिर से दोहराता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 50% की जो सीमा है आरक्षण के संदर्भ में, इसे लांघने की, इसका विस्तार करने की, इसको बढ़ाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है या नहीं करती है? चौहान साहब, मुझे नहीं लगता कि आज इस विषय पर इस स्वरूप में चर्चा करने का समय है। संविधान में जो प्रावधान है, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, संविधान के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन पर समय समय पर इस देश के सदन ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने विचार नहीं किया? इस देश की संसद को अगर लगेगा, इस देश के निर्वाचित सांसदों को अगर लगेगा कि इस आरक्षण के स्वरूप पर चर्चा करके, विमर्श करके कुछ बदलाव किया जा सकता है, तो जैसे भारत के संविधान में पहले संशोधन हुए हैं आगे भी हो सकते हैं। कुछ भारत का संविधान असंशोधनीय नहीं है। भारत का संविधान वो सतत संशोधन का कहां सदन की बात कर रहे हैं? किस सदन में विमर्श की बात कर रहे हैं? अतीत साक्षी है। अब इस सदन में विमर्श नहीं होता चौहान साहब, विपक्ष बाहर कर दिया जाता है और धनाधन फैसले ले लिए जाते हैं। यह अतीत के संदर्भ में अनुभव रहे हैं। सदनों की बैठक कुल मिलाकर औपचारिकता पूरे करने तक रह गई है। विधानसभाओं की हालत यह हो गई है कि 2 दिन 4 दिन में सत्र समाप्त करने के लिए सरकार में होड़ मची हुई है। जो सत्र पहले हफ्तों चला करते थे, महीनों चला करते थे, वो विमर्श के स्थान अब दिन और घंटे में सीमित हो गए। आप स्वयं इसके साक्षी हैं। क्या आज 75 साल पूरे होने के मौके पर आप चिंतित नहीं है कि जिस संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया वस्तुतः वह खतरे में आ रखा है? क्योंकि सरकारें अब लोकतंत्र के इन मंदिरों में सामना करने का साहस नहीं जुटाती हैं। मैं हरियाणा से आता हूं और आपने विधानसभाओं का जिक्र किया। हम हरियाणा में पिछले 10 साल से सरकार में है, अगले 5 साल के लिए हमें हरियाणा की जनता की सेवा का मौका मिला है। आप हरियाणा की विधानसभा का रिकॉर्ड मंगवा लीजिए डॉक्टर साहब, और अलग से किसी समय चर्चा कर लेंगे। हरियाणा तो एक छोटा सा प्रदेश है भारतवर्ष में। हमने हरियाणा में सदन की कार्यावधि उसको पिछली तमाम सरकारों की तुलना में बढ़ाया है। हमारे यहां तो हरियाणा विधानसभा में
समय बचा रहता है, प्रतिपक्ष जो है उसको, उसके पास मसले नहीं रहते, सवाल नहीं रहते। अब मैं इस विषय पर अगर जाऊंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास में तो वो तार्किक नहीं होगा। मेरे साथ में इस समय संविधान विशेषज्ञ के तौर पर भगवान दास इसरानी जी मौजूद हैं। इसरानी जी ने अपने जीवन के 4 दशक से ज़्यादा समय संसदीय कालखंड में ही बिताए हैं। इसरानी साहब थोड़ा रोशनी देंगे संविधान दिवस के मौके पर। संसदीय लोकतंत्र हमारे संविधान की सबसे बड़ी पहचान है। आप इत्तेफाक रखते हैं? संविधान खतरे में हो ना हो, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जो विमर्श की मूल अवधारणा थी वो खतरे में जरूर है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए हिमांशु जी, 2003 में एक सम्मेलन हुआ था तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के अगुवाई में, जिसमें सारे देश के अध्यक्ष आए थे। दिल्ली में ही हुआ था, पार्लियामेंट में। देश के स्पीकर थे, संसदीय कार्य मंत्री थे। में ये तय हुआ था मोटा मोटा, अगर आपने अभी जो विषय चल रहा है, कि कम से कम 100 दिन साल में जी लोकसभा चलेगी। बड़ी विधानसभाएं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये 75 दिन चलेंगी। 75 बैठकें, 75 बैठकों की बात कर रहा हूं मैं। 100 बैठकें, 75 बैठकें। और छोटी विधानसभा जैसे हरियाणा वाली टाइप की अगर अपन कहें, अगर छोटी विधानसभा, तो 60 बैठकें अवश्य होंगी। लेकिन क्या किसी भी देश की विधानसभा लोकसभा में इतनी बैठक में बिल्कुल कम होता जा रहा है। बजट सेशन जैसे सेशन 2-2, 3-3 दिन में खत्म हो रहे हैं, जो 40-40 दिन चला कर, सेशन जैसे सेशन 2-2, 3 40-40 दिन चला कर 40-40 बैठकें हुआ करती थी हमारे मध्य प्रदेश में। तो विमर्श का समय तो कम होता जा रहा है, इसमें कोई शक थोड़ी है। ये बिल्कुल सही बात है कि विमर्श बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो विमर्श जब नहीं हो रहा है तो ऐसे में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, ये भरोसा कैसे जागे इसरानी साहब? नहीं जगेगा ना। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, ये सच्चाई है। तो संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्या इसमें कोई टिप्पणी करने चाहिए? चौहान साहब, आप बता रहे थे, देखिए हरियाणा में हम क्या कमाल कर रहे हैं। इसरानी साहब किसी पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं है। डॉक्टर अजय उपाध्याय बोलते तो आप कहते हैं कि राजनीतिक दुराग्रह से भरा हुआ बयान है। इसरानी साहब ने सारी सरकारों के साथ काम किया है। इत्तेफाक रखते हैं? प्रखर पत्रकार रहे हैं आप। थोड़ा भाजपा के नेता के दायरे से भी बाहर निकलकर बात करेंगे तो कार्यक्रम को समृद्धि करेंगे। चौहान साहब, आप डॉक्टर साहब, जब भी मैं आपके साथ बैठता हूं, मेरी कोशिश ये रहती है कि भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका के साथ साथ पार्टी की दलगत सीमाओं से उठकर भी कोई बात की जा सके तो वो होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस चिंता से असहमत होने की कोई वजह नहीं है कि विमर्श का स्तर गिर रहा है। विमर्श का समय कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसके आंकड़े अध्ययन का विषय हो सकते हैं। आपने जब मेरे सामने प्रश्न रखा तो मैंने हरियाणा का संदर्भ आपके सामने ला करके दिखाया। मैं तो यह कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, भारत में भारत की संसद, भारत की लोकसभा और राज्यसभा वो अधिक समय बैठ रही हैं, अधिक कार्य का निष्पादन कर रही हैं। उनके जो सिटिंग के आवर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। हां, उतने शायद न हो जितनी जो विद्वान लोग हैं संसदीय लोकतंत्र पर विमर्श करने वाले, वो चाहते हैं। निश्चित तौर पर विमर्श के लोकसभा या विधानमंडलों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों से बेहतर नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, लोक कल्याण के विषयों पर, इनसे बढ़िया कोई और जगह तो मैं नहीं मानता कि कोई हो सकती है विमर्श की। और अगर वो समय घट रहा है, वो चिंता का विषय हो सकता है हमारी, आपकी। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, डॉक्टर हिमांशु, मैं एक वाक्य में इस बात को समाप्त करूंगा यहां पर, कि अवधि घटना शायद इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है। विमर्श का स्तर घटना वो ज्यादा चिंता का विषय है। आज संविधान दिवस मनाने के लिए तय किया गया था, राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय का जो है संबोधन होना था। विमर्श का समय था, कुछ सुनने कहने का समय था। देश के सबसे बड़े प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर भी हल्ला किया, क्यों मना रहे हैं संविधान दिवस। मैंने अभी अखिलेश यादव को सुना, संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं। यानी कुछ भी करेंगे सकारात्मक तो भी रुदन करेंगे। इसको विमर्श नहीं कहते, इसको रुदाल, इसको विमर्श नहीं कहते। ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का कहना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ में है। क्यों मना रहे हैं संविधान दिवस, ये सवाल है। कैसे मना रहे हैं संविधान दिवस, ये सवाल उठा रहे हैं। और हद तो ये है, ये कांग्रेस के दफ्तर में भी आप क्या करा रहे हैं भाई? अपने नेता का ही माइक बंद करा रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी पूरे देश को बता रहे हैं।
डॉक्टर साहब, पहले तो आज संविधान दिवस की सबको, आपके पैनलिस्ट को भी और देश के आम जनमानस को भी, जो आपके दर्शक हैं, सबको हार्दिक शुभकामना। बड़ी खुशी है, कम से कम संविधान दिवस को लेकर के भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता बड़े चिंतित हुए और कम से कम इस तरह से भाजपा के लोग भी इस बार संविधान दिवस को पूरे व्यापक स्तर पर ढोल ढाल के साथ, कीर्तन के साथ इन्होंने मनाने का प्रयास किया। जिस संविधान को एक एक मुद्दों पर देखा जाए तो उसकी धज्जियां उड़ाने का काम निरंतर 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने किया, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो या राजनीतिक न्याय की बात हो। जब राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो जातीय जनगणना एक प्रमुखता के साथ बात आई और आपने इसी डिबेट में हमारे साथी प्रवक्ता से चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट तौर पे नकार दिया। इसमें इनकी कोई, मैं मानता हूं कि मजबूरी नहीं है, इनके पार्टी का यही लाइन है कि जातीय जनगणना इस देश में नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए। ये तो जनगणना के भी विरोधी हैं, जनगणना ही नहीं कराए अभी तक, कई साल लेट चल रहा है। पर दूसरी बात, आर्थिक असमानता इस देश में एक बड़ी समस्या है, जिस लोकतंत्र की चर्चा हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी की है। लोकतंत्र जीवंत है, जिस तरह प्रगतिशील है, ये प्रगतिशीलता लोकतंत्र की तभी बनी रहेगी जब इस देश में 75 वर्षों के बाद कम से कम लोगों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय बने मिले। आर्थिक न्याय आर्थिक समानता से पैदा होती है, जो संविधान की प्रस्तावना के मूल चरित्र में है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी मोदी जी के मित्रों की संपत्ति एक साथ बढ़ती जा रही है और आम लोग गरीब से बदतर गरीबी के कारण होते जा रहे हैं। इस पर एक चिंता का कहीं ना कहीं सबब सबको दिखता है। क्या भारत के संविधान की मौलिक भावना यही थी, सबको राजनीतिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले, ये जरूरी है। 2-3 बातें साथ में जुड़ी हुई है, हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी कही, कांग्रेस, संविधान और बाकी चीजें हम संरक्षण के बारे में। मैं कहता हूं भाई, दिया कुमारी हमारे चीफ मिनिस्टर, उप चीफ मिनिस्टर नहीं है। लल्लू जी जो सांसद थे वो कांग्रेस के सांसद नहीं थे। अनंत हेगड़े कांग्रेस के मंत्री नहीं थे। इन सबने संविधान बदलने की बात की और तभी सबको चिंता हुई। ये इन लोगों ने संविधान बदलने की ऑन रिकॉर्ड में चर्चा की, पर ऑफ रिकॉर्ड यदि देखे संविधान की भावना को बदलने का काम तो इन 2 लोगों की सरकार कर रही है, जिसमें हमारे माननीय मोदी जी और उनके साथी सहयोगी, मैं मानता हूं अमित शाह जी। बेचारे भाजपा के लोगों पर तो मुझे खुद तरस आती है। ये लोग तो वाकई लोकतांत्रिक लोग हैं। मैं अटल जी के और अटल जी की टीम को बड़ा सलाम करता हूं। ठीक है, राजनीतिक विमर्श में हमारी मतभिन्नता हो सकती है मुद्दों पर लोकतांत्रिक चरित्र में ये लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। अब इनके यहाँ लोकतंत्र ही खत्म हो गया, 2 लोगों ने पकड़ लिया है। 2 मित्र इनके हैं, आर्थिक वाले हैं, वो पूरे देश के आर्थिक तंत्र पर कब्जा कर लिया। आपने देखा अडानी जी का क्या हाल है। अमेरिका की कोर्ट ने उनको फर्जरी के मामले में फ्रॉड घोषित करके जांच आरोप कर दी, पर मोदी जी का मित्र है तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब। एक है तो सेफ है, मोदी जी सेफ कर रहे हैं अपने मित्र को। ये संविधान की भावना के विपरीत है। आज संविधान दिवस मनाने का सिर्फ महज एक ये मेरा एक सवाल है आपसे, और बहुत विनम्रता के साथ सवाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये भारत क्या अमेरिका का गुलाम है क्या? अमेरिका में मामला दर्ज हो गया है तो भारत को क्या करना चाहिए? थर-थर कांप जाना चाहिए। अरे एक भारतीय के संदर्भ में देखो, अमेरिका में मामला दर्ज हो गया। अमेरिका के कानून से चलें हम अपने देश के लोगों के संदर्भ में, अमेरिका के आधार पर फैसला लें हम हिंदुस्तान के अंदर। आप इस बात का समर्थन करते हैं? मतलब हमारी संप्रभुता कुछ है ही नहीं, हमारी देश के तौर पर कोई पहचान नहीं है। हम अगर चलें तो अमेरिका के कानून से चलें, अमेरिका की अदालत के अनुसार चलें, अमेरिका के राजनयिकों के अनुसार चलें। ऐसी हिमायत कर रहे हैं कि डॉक्टर अजय उपाध्याय? अच्छी बात आपने कही है। एकदम वैश्विक कानून तो कोई है नहीं और वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी किसी भी राज्य के सोवरेनिटी पर प्रश्न नहीं लगा सकता। हाँ, एक नैतिक मूल्य जरूर अध्यारोपित करता है, जो हमने पढ़ी है और पढ़ाता हूं मैं। पर यह भी सच है कि यदि किसी एक व्यक्ति विशेष के फर्जरी के कारण, धोखाधड़ी के कारण, जिसमें अमेरिका की एक कंपनी आरोप लगाती है और भारत की एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक डोमेन में आकर के धोखाधड़ी को अंजाम देती है और भारत सरकार के राज्यों के लोगों को पैसे देने के लिए भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने के लिए उस कंपनी के साथ तालमेल करती है, उसका खुलासा होता है,
तो वैश्विक स्तर पर एक व्यक्ति के कारण भारत का सम्मान घटता है, भारत के आर्थिक तंत्र पर प्रश्न लगता है। हमारे स्टॉक मार्केट में जो करोड़ों लाखों लोग, 8 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, उनके कहीं ना कहीं भविष्य पर प्रश्न आता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो अपनी दलीलों के संदर्भ में याद रखिएगा, अतीत में ऐसे आरोपों से आपके नेता दागदार रहे हैं। बोफोर्स के संदर्भ में जो खुलासा हुआ था वो भी देश से बाहर ही घोषित हुआ था। क्या आप मानते हैं कि उसके आधार पर राजीव गांधी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था? क्या ऐसे आरोपों के कारण से राजीव गांधी शर्मसार हुए थे? क्या उसके चलते देश शर्मसार हुआ था? क्या आप नहीं मानते हैं? क्या हम अति उत्साह में देश के दुनिया के अन्य देशों में जो कुछ घटित हो रहा है उससे भारत में फैसले लेने की चेष्टा कर रहे हैं? विषयांतर हो जाएगा, पर आपने दलील इस आधार पर दी कि इस पर भी बात करना जरूरी हो गया। उसके मुद्दे पर यदि किसी पर हुआ था तो राजीव गांधी पर नहीं हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री को षड्यंत्र के तहत कोई ना कोई मामला बना था और उस मामले की जांच हुई और जांच में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट उनको दिया। लेकिन ये जो है व्यक्ति जिसको बचाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और उस पर जांच कराने में भी सरकार को इतनी कतराना पड़ रहा है और उस व्यक्ति का सरेआम क्लियर आ रहा है कि कैसे भारत सरकार का एक बड़ा व्यक्ति उसको बचा रहा है। यदि कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या इस पर जांच नहीं हो सकती? एक जांच कराने में भी यदि कोई कतरा रहा हो तो इसका क्या अर्थ बनता है? ये तो क्लियर हो गया ना कि हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। या दूसरा जो कहावत चरितार्थ होता है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये डरता ही नहीं है आदमी। कई ऐसे मामले आए राष्ट्र के अंदर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिस तरह मोनोपोली स्थापित करके पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो आर्थिक लोकतंत्र है उस पर कब्जा करने का प्रयास भारत के अंदर अडानी ग्रुप ने किया। सरकार के जो मशीनरी है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके 100 से ज्यादा प्रश्न हम लोगों ने किया। अभी भी हम चाहते हैं जांच हो जाएगी तो कौन सी मोदी जी की संपत्ति जब्त हो जाएगी? भाई मोदी जी तो वैसे भी फकीर हैं, जैसा कि वो कहते हैं, वैसे भी वो एक पर अकेला भारी है सब पर। तो क्या एक मित्र को बचाने के लिए इस स्तर पर जा रहे हैं? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। ये डिक्टेटरशिप इस देश में अब ऑफिशियली अभी तो नहीं स्थापित हुआ है, तो कम से कम किसी व्यक्ति के पास पर कोई बात आती है जिससे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न आता है, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? मुझे लगता है डॉक्टर वीरेंद्र जी एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं या आपके पैनलिस्ट हैं। यदि मैं कोई लॉजिकल बात कर रहा हूं जांच करने के लिए, ये भी नहीं कर रहा हूं कि अजय उपाध्याय और हिमांशु द्विवेदी जी को उसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। एक प्रक्रिया है, या तो सिटिंग जज के अंडर में हो जाए या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर ले जिसमें भाजपा के वीरेंद्र जी के भी साथी होंगे। इसमें मोदी जी को क्या आपत्ति है? अडानी को बचाने के लिए पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को क्यों दांव पर लगाया जाना चाहिए? और इसके लिए बाकी हमारे देश के आर्थिक तंत्र पर क्यों प्रश्न आना चाहिए? मुझे तो ये सोचकर भी हास्यास्पद भी लगता है, चिंता भी होती है और तरस भी आती है इस सरकार पर। तो कुल मिलाकर संविधान दिवस के मौके पर चर्चा में आप अडानी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे, कुछ संविधान को लेकर भी आपकी चिंताएं हैं। मेरा सवाल था 6 मिनट के लिए माइक बंद हो गया था राहुल गांधी का, इसमें किसका हाथ था? डॉक्टर साहब, अडानी जो है इस देश के पूरे लोकतंत्र को किसी दिन पिंजड़े में जकड़ लेगा। जिस तरह से चल रहा है ये देश, ये सिर्फ आर्थिक तंत्र पर कब्जा नहीं है, आर्थिक तंत्र के साथ साथ सरकारों को बदलने के लिए, जिस तरह अन्य राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए बड़े बड़े पैसे का जब क्लियर हो गया कि सरकार परचेजिंग जो एग्रीमेंट है उसमें घुसखोरी की जा रही है और इस तरह से पॉलिसी को डिसाइड किया जा रहा है, तो सरकार भी बदलने के लिए काम किया जा रहा है। फिर लोकतंत्र में जनता के बहुमत का, मत का ये संकट आने वाला है और ये क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी की बात है। ये दूरगामी अहित होगा इस देश का और भारत के संविधान पर भी प्रश्न आएगा यदि भारत मोनोपोली की तरफ बढ़ेगा। किसी भी रूप का मोनोपोली हो, चाहे वो राजनीतिक मोनोपोली हो, आर्थिक मोनोपोली हो या सामाजिक मोनोपोली हो। सामाजिक स्तर पर भी हम जातीय जनगणना की क्यों बात करते हैं, जिस पर आज एक बड़ा आपने चर्चा का आज केंद्र लिया है और अच्छा लगा मुझे। ये विमर्श का केंद्र होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि हम जातीय जनगणना करा लेते हैं इससे कोई आपत्ति नहीं है, सबको पता है जनसंख्या में। आप मूल सवाल से इतना बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? बार बार सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस
कि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक 6 मिनट के लिए बंद क्यों हुआ? क्यों राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि मैं जब जब बोलने के लिए खड़ा होऊंगा माइक बंद होगा, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा? संसद के अंतर्गत तो इसके संदर्भ में सभापति पर आपके सवाल रहते थे। तो ये कांग्रेस के अंदर कौन है जो राहुल गांधी को बोलने नहीं देना चाहता? वो कौन लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया? इस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैं बड़े व्यापक स्तर पर बात करना चाहता हूं। इस देश में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, भाजपा या भाजपा का कोई नेता, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देश रहेगा, हम सब रहेंगे, और देश का रहना जरूरी है। देश रहेगा और देश चलेगा भारत के संविधान से। संवैधानिक मर्यादाएं और कुछ लोक परंपराएं हैं, उसका ख्याल सबको रखना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जिस संदर्भ में कहा है, वो उस संदर्भ को आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। लोकसभा में जिस तरह उनके माइक को हमेशा म्यूट किया जाता रहा, उनकी आवाज जो है, जो जनमानस की आवाज थी, सड़क से संसद तक जो आवाज उठाते रहे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, या वही जो आय के असमानता जो बढ़ रहा है देश में, इन मुद्दों पर, महिला के को लेकर के, या मणिपुर के इशू को लेकर, उन मुद्दों पर यदि लोकतंत्र में चर्चा नहीं होगी, विमर्श नहीं होगा, वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया जारी नहीं रहेगी, तो लोकतंत्र किस बात का है? लोकतंत्र का मतलब ही है असहमतियों में सहमति पैदा करना। डॉक्टर अजय उपाध्याय मुझे आज भी इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि संसद में तो राहुल गांधी को सभापति नहीं बोलने दे रहे थे, भाजपा के इशारे पर नहीं बोलने दे रहे थे, मोदी जी के इशारे पर नहीं बोलने दे रहे थे, पर कांग्रेस के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये प्रश्न अनुत्तरित रह जा रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर रोशनी देते तो संविधान बचे ना बचे, कम से कम राहुल गांधी के संदर्भ में उनका सम्मान तो बचे। ये प्रतीकात्मक उन्होंने बोला है, और सही बात है कि इस बहाने आपने इस चीज को चर्चा में लाया। किस तरह पार्लियामेंट के अंदर उनके माइक को म्यूट किया जाता रहा। 186 सांसदों को निलंबित, एक बार जिसको जो प्रश्न डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास इसका जवाब नहीं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का माइक किसने बंद किया। पर राहुल गांधी का माइक जिसने भी बंद किया हो, अभी तो हम संविधान को लेकर संभावनाओं को देख रहे हैं। मेरे साथ में बड़ा महत्वपूर्ण नाम इस चर्चा का हिस्सा के रूप में मौजूद है, कपिल साकला जी के रूप में। कपिल साकला जी, 75 साल के बाद ये विवेचन करना तो जरूरी हो जाता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति को जहन में रखकर संविधान अस्तित्व में आया था, हम कहां तक पहुंचे। संविधान ने कुछ मामलों में स्पष्टता दी थी, कर्तव्यों के संदर्भ में दी थी, अधिकारों के संदर्भ में दी थी, पर एक बड़ा महत्वपूर्ण खंड इस संविधान का था, वो था नीति निर्देशक तत्व, जिनके संदर्भ में संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि आने वाले समय में हम देश को इस स्वरूप में ले जाएंगे और ये सहूलियतों के साथ अपने देशवासियों को तैयार करेंगे। इस पर थोड़ी रोशनी आपके माध्यम से मिले। आप जैसा विधिवेत्ता हमारे साथ में है, तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम समृद्ध होगा और हमारे दर्शकों को कुछ लाभ होगा। जी, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा कहते हैं, ने कहा था कि अगर मेरे लिए से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस संविधान के अंतर्गत व्यवस्था दी गई थी नीति निर्देशक तत्व की, उन उद्देश्यों की पूर्ति में हम कहां तक पहुंचे। पंचायती राज व्यवस्था भी इसी निर्देशक तत्व का हिस्सा था, जिसे 1992 में कानून के रूप में हम अंगीकार कर पाए। पर इसके अलावा भी और कई प्रावधान ऐसे थे संविधान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि इसे हमारे देश के अंदर व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए। उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी रूप से हमें कुछ दिक्कत जारी है, लेकिन तब तक मैं बात जारी रखता हूं। हमारे साथ में भगवंत दास इसरानी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे थे विमर्श को लेकर, सदन की बैठकों को लेकर। वीर सिंह चौहान जी इस बात से तो बहुत सहमत नहीं हो पा रहे थे कि अवधि घट रही है, उससे ज्यादा वो इस बात पर चिंतित थे और इस बात को लेकर परेशान थे कि जितने भी समय विमर्श हो रहा है उसमें स्तर नहीं रह रहा है। इस पर कुछ कहेंगे इसरानी साहब? नहीं, दोनों तरफ से गिरावट है साहब। स्तर भी गिर रहा है और बैठकों की संख्या भी घट रही है, समय भी घट रहा है और उसका स्तर भी घट रहा है, दोनों तरीके से है।
तो इसमें ये चिंता की बात तो है ही है। अब और ये बात मैंने कहा कि भाई ये तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनी थी। उसका क्या परिणाम आप नहीं मानते हैं इसरानी साहब कि संविधान के अंतर्गत 3 स्तंभ बताए गए, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका? क्या आपको नहीं लगता है कि वक्त गुजरने के साथ कार्यपालिका बाकी 2 स्तंभों पर हावी होने की कोशिश कर रही है और इसलिए इस लोकतंत्र के मंदिर पर स्थायित्व को लेकर कहीं ना कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकारें अब उन जगहों के से सामना करने से बचने की कोशिश करती हैं जहां पर उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल उठ सकते हैं? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सच है, बिल्कुल 100% सच है। सरकार पूरी तरीके से हावी है। सत्र बुलाना और सत्र में चर्चा होने देना, दोनों दायित्व सरकार के हैं कि सत्र बुलाइए, पूरी अवधि के लिए बुलाइए, पूरी अवधि चले, ये सत्ता पक्ष का दायित्व है। लेकिन न तो सत्र पूरी अवधि के लिए चल रहे हैं, कितनी अवधि के लिए बुलाया जाए ये कैबिनेट तय करता है, स्पीकर अलग वो हो नहीं सकते। दिक्कत यह है कि स्पीकर ये है वो पार्टी के या मुख्यमंत्री का जो औरा है उससे वो दूर जा ही नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। तो जब कैबिनेट पूरा अवधि तय कर रही है, कैबिनेट ही तय कर रहा है कि चर्चा किस पे हो या न हो, स्पीकर उससे अलग हो नहीं सकता है, तो फिर ये इसको आप आपको नहीं लगता है कि हमारे संविधान निर्माता इस मामले में कहीं ना कहीं चूक कर गए? उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपनी अपनी सीमाएं तय की थी, पर विधायिका को बहुत अधिक कार्यपालिका पर निर्भर कर दिया। सत्र बुलाना ना बुलाना और कितनी देर तक चलाना यह वस्तुतः कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में, और इसलिए विधायिका उस दायित्व को 75 साल बाद निभाती नहीं दिख रही है जिसकी उम्मीद संविधान निर्माताओं को थी। देखिए हिमांशु जी, कई मामलों में जो हमारा संविधान है वो साइलेंट है और साइलेंट होने का ही दुरुपयोग या सदुपयोग सरकारें कर रही हैं। देखिए सत्र की, अब जैसे हमने बताया कि बैठकों की संख्या उन्होंने एक बड़े सम्मेलन में तय हुई, लेकिन हमारा संविधान कहता है महीने से 6 महीने की अवधि के बीच में उससे ज्यादा अवधि नहीं होना चाहिए। तो 3 सत्र होते हैं जनरली सभी जगह, लेकिन कितनी अवधि के लिए होना चाहिए संविधान में नहीं दिया गया है। अब सरकारें ही संविधान में संशोधन लाती हैं। अब सरकार अगर संविधान में संशोधन लेके आ जाए, जैसे सहमति बनी है कि भाई 60 बैठ के छोटे स्टेट में हो, 75 बैठ के थोड़े बड़े स्टेट में हो और 100 बैठ के लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या पार्लियामेंट में हो, तो ये संविधान संशोधन करें। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि अब वो चर्चा से बचना चाहती है। तो वो चर्चाओं से बचना चाहती है, इस पर हम बात करेंगे चौहान साहब से, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कपिल सकला साहब से जोड़ने की। सकला साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, फोन पे ही लगे रहूंगा जी। तो सकला साहब, अपन नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में बात करते हैं। यूं तो संविधान बड़ा विशाल है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पर इसे देखा जाता है, और इस संविधान में 444 आर्टिकल हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची। इस भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नीति निर्देशक तत्व, बतौर विधिवेत्ता आप किस नतीजे पर हैं? यह केवल एक शोकेस है जिसके प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता नहीं है, या आपको लगता है कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं एक न एक दिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम सफल रहेंगे? डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से आपको पकड़ा और 2 मिनट लूंगा जी। देखिए, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सही मायने में दुनिया के सबसे दुरुस्त कॉन्स्टिट्यूशंस में से है जी। उसमें इतने अटैक हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी अमेंडमेंट्स करने की कोशिश करी गई हैं जो कि फेल भी हुई हैं। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से खत्म करने की कोशिश करी गई थी। हमें ये भी मालूम है कि उसके बाद काफी सारी जजमेंट्स हुई थी। लास्ट में केशवानंद भारती जजमेंट हुई थी, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है और एक कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी है और आप सोल के साथ नहीं खेल सकते। इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको आप सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हो, वो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखे थे और अपनी काफी सारी जजमेंट्स और अपने काफी सारी स्पीचेस का उन्होंने मंथन करके उसको बनाया था। अब
फंडामेंटल राइट के साथ उन्होंने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी थी जो कि आप कह रहे हो। और ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए गए थे तो काफी बड़े तत्वे ने जो डॉक्टर अंबेडकर का एक विजन था कि हम विलेज गांव वालों को जोड़ेंगे, पंचायती राज जोड़ेंगे, ग्रास रूट लेवल जोड़ेंगे, उस पर भी ऑब्जेक्शंस उठाई थी। ऑफ कोर्स देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन इस बारे में कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मार्जिनलाइज्ड ट्राइब है, आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा शोर मचाया गया था गांव वालों को छोड़ने के लिए, परंतु उसका फायदा हम आप देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं जो ग्रास रूट डेवलपमेंट होने की कोशिश करी जा रही है, जो हर सरकार कर रही होती है, उसके काफी सारे फायदे भी हुए हैं, परंतु वो बहुत ही स्लो हुआ है। और वो इसलिए स्लो हुआ है क्योंकि मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने शायद ये कहा था कि अगर मुझसे एक कमी रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं उसको पूरी कर पाता तो मैं बहुत खुश होता। और वो ये है कि मैंने सबके लिए तो एक बेंचमार्क रख लिया कि अगर आप समझिए कि जज बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आईएएस में जाना चाहते हैं क्या करना होगा, परंतु मैंने कोई भी एजुकेशनल मॉरल बेंचमार्क फॉर पॉलिटिशियंस नहीं रखा। और ये मेरे ख्याल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी वीकनेस है। मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये जो स्लो हुआ है ना हमारा देश, इसके लिए वो है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो बहुत बढ़ गए। और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं कभी नहीं चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, वो सिर्फ ये चाहेंगे कि वो अब बढ़े, उनका गैंग बढ़े, उनका परिवार बढ़े। तो आज की डेट में अगर हम कुछ अमेंड कर सकते हैं, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं और फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को आगे बढ़ा सकें, तो हम तभी कर सकते हैं अगर हम जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस पे भी एक किस्म का लेवल लगाएं कि ये आपकी बेंचमार्क है। अगर आपकी हीनियस क्राइम है, डकैती, मर्डर, रेप, तो आप पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते हैं। आई थिंक वो बहुत जरूरी होगा। वो बहुत जरूरी है, ये सागला साहब कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक टिप्पणी की है, बतौर विधिवेत्ता उसकी समीक्षा आपसे जरूरी बनती है इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस को संबोधित करते हुए ये कहा कि दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है और न्याय का आधारभूत सिद्धांत यह कहता है कि विलंब से न्याय भी अपने आप में अन्याय है। थोड़ा कपिल साकला जी रोशनी दें कि केवल कानून की किताब का नाम बदल देने से, कुछ कानूनों में तब्दीली लाने से क्या वाकई हम न्याय, त्वरित न्याय के उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं तो रोज कोर्ट में होता हूँ, मैं रोज क्रिमिनल साइड के केसेस कर रहा होता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के कर रहा होता हूँ। जो नया एक्ट है उसमें क्या इंप्रूवमेंट है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, वो ये है कि पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी जजमेंट थी, राजदेव से लेके, जहां पे ये लिखा गया था कि देखो, डिले इन ट्रायल, डिले इन जस्टिस इज ऑल्सो इन इनजस्टिस टुवर्ड्स द अक्यूज्ड एंड टुवर्ड्स द पीपल। परंतु उसमें कुछ होता नहीं था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि हम डिफेंस वकीलों पे तो काज गिर जाती थी, पर प्रोसिक्यूटर पे कुछ भी नहीं होता था, स्टेट पे कुछ भी नहीं होता था। और अनफॉर्चुनेटली कितनी बार कुछ कोर्ट्स भी होती थी, ट्रायल कोर्ट भी तो बहुत भरी भी होती है ना, कि वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं होता था कि किसी तरह से ऊपर का डंडा होकर आपको इतने टाइम में करना है। अब ये बेसिक एक्ट का ही पार्ट बन गया कि डिफेंस वाले भी ज्यादा डेट नहीं ले सकते और प्रोसिक्यूशन वाले भी ज्यादा डेट नहीं ले सकते। डेट लेने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन को भी बताना पड़ेगा, और किसी भी हालत में कोर्ट को एक लिमिटेड पीरियड के अंदर मैटर डिसाइड करके, और उसके बाद क्या होता था, जजमेंट कितनी बार 6-6 महीने तक नहीं आती थी। अब वो टाइम लिमिट भी कर दिया गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चेंज है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डिफेंस का हूं और मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा। नहीं, आपकी टिप्पणी मेरे लिए मायने रखती है, लेकिन हमें तो यह बताया जाता है कि विलंब से न्याय होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि अदालतों में न्यायाधीश ही नहीं है, जजेस के पद ही खाली हैं। तो डेट तो तब लेंगे ना जब डेट मिलेगी, और डेट तो तब मिलेगी जब जज होंगे। तो संविधान जो मूलतः न्याय दिलाने के संदर्भ में आश्वस्त करता है, उस दृष्टि से हम कहां पहुंचे हैं? क्योंकि आज मोदी जी ने जो सबसे ज्यादा जोर अपने भाषण में दिया वो त्वरित न्याय पर दिया। उन्होंने कहा कि हमने नई व्यवस्था इसीलिए लागू की है, नई न्याय संहिता इसलिए लागू की है कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। प्रधानमंत्री ने जो अपनी कमिटमेंट जाहिर की है, अपनी वचनबद्धता जाहिर की है, वो यथार्थ में कितनी है कपिल साकला साहब? देखिए, मैं मोदी जी ने क्या बोला उस पे तो नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। मैं इस पे करूंगा कि एज अ लॉयर मैं कोर्ट में क्या देख रहा हूं जी। और मैं कोर्ट में ये देख रहा हूं कि ये जो नया एक्ट आया है उससे काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। छोटे छोटे चेंजेस हैं पर चेंजेस आ रहे हैं। जी। चेंजेस ऐसे आ रहे हैं
कि जब मैं कोर्ट में खड़ा होता था, पहले अगर प्रोसिक्यूटर डेट ले रहा होता तो जज साहब बोलते थे ठीक है, पार्टीज हैव सॉट फॉर अ डेट, और हम बोलते थे माय लॉर्ड, वो बोलते थे कोई बात नहीं सांसद साहब, हम भी इस चक्कर में होते थे सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है क्यों पंगे ले। अब क्या हो गया है कि ये एक्ट में आ गया है, अब किसी के पास ये राइट नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बहुत बड़ी चीज ये है कि पहले क्या होता था, हर आदमी को कोर्ट जाना होता था, और ये सिर्फ एक्ट में जो डिजिटल लॉ आई है ना, इसका फायदा है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा उसका फायदा है कि अब आप डिजिटली वर्चुअली कोर्ट में पेश हो सकते हैं। जो एविडेंसेस हैं वो डिजिटली कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। डिजिटल एविडेंस को अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का दर्जा दे दिया है। पहले अलग अलग हाईकोर्ट अलग अलग चीजें करती थी। तो मेरे हिसाब से आज नहीं तो अगले 6 महीने या 3 साल के अंदर ये जो लॉज आई हैं, और ऑफकोर्स जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दी है, उसका बहुत तगड़ा फायदा होगा। हाँ, हमारे यहाँ पे बेंचेस काफी खाली है, ये सच्चाई है। दिल्ली में फिर भी बहुत अच्छा हाल है, अगर आप बॉम्बे जाएं तो आप शॉक हो जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट अपनी स्पीड में काम नहीं कर सकती है। देखिए, हमारे को अपने में भी काफी कुछ कंट्रोल करना है। जब कोई डेजिग्नेटेड सीनियर नेशनल राइट आ जाते हैं तो अगर 3 दिन एक मैटर आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो जजेस उनको भी लीवे देती है। मैंने सुना है कि अमेरिका में और लंदन में, अमेरिका में स्पेशली, आपको टाइमर लगाया जाता है, 15 मिनट में आपको जो बोलना है बोल दीजिए, तो डजंट मैटर अब नए वकील हैं या पुराने वकील हैं या सीनियर वकील हैं। तो वो सारी चेंजेस भी आना बहुत जरूरी है कि हम व्यक्ति को छोड़ के उसके विवाद को सुने और उसको भी टाइमलाइन पे उसको भी टाइमलाइन में लेकर आए। ये कपिल सकला साहब हमें बता रहे हैं, मेरे पास समय सीमित है लेकिन बिंदु बहुत है, पर सबसे ज्यादा चिंतित है हम, वो है विधायिका पे कार्यपालिका के अतिक्रमण को लेकर। वीरेंद्र चौहान जी को इससे इत्तेफाक रखने में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी मैं उनसे सवाल करूंगा, क्यों सरकारें सदन का सामना करने से बचने की कोशिश कर रही हैं? बैठ के 2 दिन 4 दिन, संविधान निर्माताओं को पता नहीं था इतने कमजोर और लाचार हो जाएंगे आने वाले समय में इस देश के शासक कि सवालों का सामना करने से घबराएंगे। बजट सत्र हमारे सामने देखते देखते बहुत बदल गया चौहान साहब। बजट सत्र होता था, हर विभाग के संदर्भ में बिंदुवार चर्चा होती थी, उसके माध्यम से बजट पारित होता। अब तो ध्वनि मत से बजट पारित कराने की हड़बड़ाहट में रहती हैं। मजबूत सरकारें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें, 2-2 तिहाई बहुमत से जीती हुई सरकारें चाहती हैं बात ना हो, बाकी सब कुछ हो, सत्र बस औपचारिकता पूरी हो। जो हमें बता रहे थे इसरानी साहब, वो संवैधानिक बाध्यता है, इतने समय में सत्र हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं चौहान साहब, इतना लाचार, इतना कमजोर हमारे शासक क्यों हो गए? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, आलोचकों को, समीक्षकों को और विद्वानों को सरकारों के कामकाज करने के तरीके, उनकी घोषित नीतियां और उनको लागू करने में वो कितने कामयाब हुए, इस पर समीक्षा करने का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, भारत के संविधान के प्रति, भारत के संविधान में वर्णित जो चीजें हैं उनको लागू करने के प्रति हम किसी भी पूर्व की सरकार से अधिक प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमने, जैसे सांकला साहब ने कहा, छोटे छोटे परिवर्तन और अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। ऐसे परिवर्तन, एक परिवर्तन का जिक्र कर दूं मैं, फिर आप कहोगे हरियाणवी है, हरियाणा की बात करें। अभी एक चर्चा, आज की चर्चा में ये बात आई कि ये जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर ही शायद इस बात को कह रहे थे कि हमारे जो विधि निर्माता हैं, हमारे जो सांसद विधायक हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं हो पाई। हरियाणा ने एक पहल की, डॉक्टर हिमांशु, हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके उसको लागू कर पाए। हरियाणा में राज्य के रूप में हमारे हाथ में जो करने का था, हमने पंचायती राज और स्थानीय निकाय में जो प्रत्याशी होंगे उनकी एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का स्तर निर्धारित करने का साहसपूर्ण काम किया और प्रतिपक्ष के घनघोर विरोध के बावजूद किया। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके हमने उसमें कामयाबी हासिल करी। मैं ये कहता हूं, हम चीजों को दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सवाल मुझे ये करना है अंतिम चरण में आपकी डिबेट के, कि जो लोग हम पर संविधान को लेकर के सवाल उठाने वाले हैं, क्या वे कभी अपने गिरेबान के भीतर झांकते हैं? संविधान के सवाल पर, संविधान को लेकर के जो लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, उन्हें आपातकाल भी याद करना चाहिए। और आज याद कराना जरूरी है, जिस आपातकाल के बारे में इस देश के विधि विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने ये कहा कि आपातकाल
भारत के स्वतंत्र भारत का सबसे कालिमापूर्ण अध्याय भारत का वो था। और उस दौरान की सरकार ने, यानी कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा जी की सरकार ने स्वतंत्र भारत में पहली बार डॉक्टर हिमांशु ये करके दिखाया कि भारत के संविधान को खूंटी पर टांगा जा सकता है, लपेट कर मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, अदालतों के जजों को न्याय मंत्री, विधि मंत्री पत्र लिखकर धमका सकते हैं, कह सकते अच्छा हैं। ये बताओ चौहान साहब, इतनी बार मैं ये आपातकाल पे सुनता हूं और मेरे साथ में कपिल सागला जी भी हैं, समय वैसे मेरा सीमित हो रहा है। ये आपातकाल का प्रावधान संविधान से परे लाकर लागू कर दिया गया था, या संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान संविधान में दिए थे उसके तहत आपातकाल लागू हुआ था? थोड़ा बता दीजिए। मैं यही कहता हूं, किसी ने नहीं कहा कि आपातकाल का प्रावधान संविधान में नहीं था, परंतु आपातकाल के उस प्रावधान का मनमाने ढंग से कुर्सी पर, प्रधानमंत्री के आसन पर, चुनाव पर आए हुए संकट से बच करके कुर्सी से चिपके रहने का हथियार उस आपातकाल के प्रावधान को बनाने का। कुल मिलाकर संविधान मतलब गड़बड़ था ना। संविधान ऐसा तैयार किया गया जिसका मनमाना इस्तेमाल सत्ता में बैठा हुआ शख्स कर सकता है। कपिल सागला साहब क्या कहना है आपका? ऐसे तो संविधान को बदला जाना चाहिए भाई। संविधान के संदर्भ में अगर चौहान साहब मान रहे हैं कि हाँ संविधान में प्रावधान था, तो फिर संविधान खूंटी पे कैसे टंग गया? तो दोनों चीजें बड़ी अंतर्द्वंद भरी है। थोड़ा आप बताइए ना। संविधान से परे जाकर काम हो तो समझ में आता है कि भाई संविधान को ताक पर रख दिया गया, संविधान में जो प्रावधान था उसका उपयोग कर लिया शासक ने, तो इसमें ऐतराज किस बात का? थोड़ा बताइए ना सागला साहब, मैं दुविधा में पड़ा हुआ हूं। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत सिंपल सा आंसर ये है जी कि जैसे कि एक बार मैंने आपके चैनल में कहा था, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। अगर एड़े के लिए ठीक है तो पेड़े के लिए भी ठीक है। जी अब ये एक आदमी जब पावर में चले जाता है, बड़ा मजेदार वो एक किस्सा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगाई कि ये जो ये ईवीएम है इसे हटा दिया जाए। तो ऑनरेबल जजेस ने कहा कि जब आपकी पार्टी जीतती है, आपके लोग जीतते, तब तो आपको तकलीफ नहीं होती, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं। आई थिंक इट इज द सेम थिंग कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ बनता है और एक पार्टी या एक व्यक्ति विशेष उसका फायदा उठाता है और वो जब पावर से हट जाता है और वो शोर मचाता है, तो ये बड़ी अनफेयर बात है। और ये बड़ी मजेदार चीज है कि अमेरिका में भी ये बात बोली गई थी। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे क्वेश्चन उठाया गया था कि वो टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स कम देते हैं, वो टैक्स के कुछ सिस्टम्स का मिसयूज करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी नेताओं की तरह नहीं, उन्होंने बोला हाँ मैं तो करता हूं, पर क्वेश्चन ये है जो आवाज उठा रही है वो भी करती है, उसके दोस्त भी करते हैं। और अगर उसको इतनी तकलीफ थी जब उसका पति पावर में था, तब उसने क्यों नहीं हटा दिया भैया? इसीलिए नहीं हटाया क्योंकि वो भी फायदा उठा रही है। तो वो जो बाहर हो रहा है हमारे देश में भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बस ये कि हम उसको अलग किस्म से लिपोपेटी लगा देते हैं और हम अलग किस्म का शोर मचा लेते हैं। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि तमाम बड़े लोगों ने ये बात कहा है कि कोई भी चीज खराब नहीं होती है, उसका इस्तेमाल कैसे लोग करने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। किस मंशा से इस्तेमाल करने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप बाजार से चाकू लेकर आते हैं, उस चाकू से आप सब्जी काटते हैं, कई लोगों का पेट पालने के संदर्भ में उसका उपयोग कर लेते हैं, पर उसी चाकू से आप किसी की गर्दन काट देते हैं तो आप जान ले लेते हैं। संविधान तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के साथ, बहुत अच्छी नीयत के साथ ही हस्तांतरित किया। या तो अब मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है कि वो इस संविधान के माध्यम से देश को क्या बनाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि संविधान निर्माताओं ने जिस मेहनत, जिस मशक्कत और जिस नीयत से इस संविधान को, देश को संवारने के लिए तैयार किया, आने वाली पीढ़ियां उस भावना का सम्मान करेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का, तो उम्मीदों को समर्पित हमारा आज का शेर है। कुल मिला के इसकी भावना को समझिएगा। हमारा शेर ये कहता है कि शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आशय ये कि सबसे पहले देश रहना चाहिए। अगर देश रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस संविधान के प्रति आस्था रखे, इस देश के प्रति सम्मान रखे, इस देश के प्रति स्नेह रहे। क्योंकि अगर देश रहेगा तो हम सब भी रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दी इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा बड़ा।